आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ये टॉपिक की खास बात यह है कि इसके बाद अपन एक और टॉपिक लेंगे, प्रोबेबिलिटी। और सबसे अच्छी बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन की यह है कि जैसे मान लीजिए आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीक रह गया तो समझ लीजिए मजे आ गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने के भी कुछ होना नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना है ताकि इसके बाद वाला टॉपिक, दोनों टॉपिक अपन को समझ में। ये टॉपिक बहुत आसान है और ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है एक्चुअली। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मैथ के अंदर डाटा एनालिसिस, डाटा अरेंजमेंट, डाटा विंग, डाटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। खैर, उतना ज्यादा डीप में नहीं आना। अपन तो आईआईटी जेई के हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर निर्भर, इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंडेंट, इसके बाद का टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। वजह मैंने बताई दी है आपको। कम ध्यान देंगे तो अगले 6-7 दिन मस्त हो जाइए कि प्रोबेबिलिटी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पहले इसका नाम अपन समझे। एक है परमुटेशन। परमुटेशन शब्द का मतलब होता है बेसिकली अरेंजमेंट, परम्यूट करना। परम्यूट करना, अरेंज करना। परम्यूट या अरेंज, ये दोनों सिनोनिम है। जब अपन चीजों को अरेंज करते हैं तो चीजों की रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। कौन पहले रखा, कौन बाद में रखा, कौन लेफ्ट रखा, कौन राइट रखा। यानी जब आप परमुटेशन की बात करेंगे, जब अपन अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो इसके अंदर रिलेटिव पोजीशन मैटर्स। कौन सी चीज कहां रखी गई है उसका मैटर होगा, उसके काउंटिंग होगी। एक और शब्द है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, जैसे चीजों की गठरी बना देना, चीजों का ग्रुप बना देना। इसके अंदर इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कौन सी चीज कहां रखी है, केवल इस बात का फर्क पड़ेगा कौन कौन सी चीज सेलेक्ट की गई है। तो ये चैप्टर अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बारे में है। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन इन दिस रिलेटिव पोजीशन डज नॉट मैटर। इसमें रिलेटिव पोजीशन का, कौन सी चीज कहां रखी गई है, उसका कोई मैटर नहीं होता। रिलेटिव पोजीशन डज नॉट मैटर, ओनली ग्रुप्स ऑफ थिंग्स मैटर। केवल किन चीजों को चुना गया है, किन चीजों को लिया गया है, केवल उसका मैटर होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। अब ये चैप्टर है, ये तो चैप्टर के नाम का मतलब है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में चीजें अरेंज की जाती हैं, परम्यूट करना या अरेंज करना एक ही शब्द है, और इसके अंदर चीजों का रिलेटिव पोजीशन मैटर करता है, कौन किधर रखा, किधर जमा दिया। और दूसरा शब्द है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब बस चीजों की गठरी बना लेना, चीजों का ग्रुप बना लेना। कौन सी चीज कहां रखी है फर्क नहीं पड़ रहा, बस अलग अलग चीजों का ग्रुप। अब ये चैप्टर का नाम का मतलब तो समझ में आ गया, ये चैप्टर है किस बारे में। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ काउंटिंग of arrangement of things or selection of things. How to count without actually counting. रियल में हम गिनती करेंगे और गिनती नहीं भी करेंगे, आपको ऐसे चालाकी भरे तरीके बताएंगे जिससे आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट की गिनती, नंबर ऑफ सिलेक्शन की गिनती कर पाए। अब ये तो चैप्टर के नाम का मतलब है। इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न ways to calculate number of ways of arrangement or selection of various things out of given things। यही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है
इस चैप्टर में आपको हर सवाल ऐसे ही होंगे, कुछ चीजें दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा जैसे 5 डिशेस दे दी गई, कितने प्रकार से 3 डिशेस को अरेंज कर सकते हैं। 10 चीजें दे दी गई, कितने प्रकार से 3 अलग अलग चीजें चुन सकते हैं। दिस चैप्टर इज मेनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ सम थिंग्स और ऑल थिंग्स आउट ऑफ सम गिवन थिंग्स। अब काउंटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अपन एक एक चीज को काउंट करते जाएंगे, बल्कि हम ऐसे वेज को डेवलप करेंगे, ऐसी मेथोलॉजी को डेवलप करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि ऐसी काउंटिंग खट से हो जाए। यानी बेसिकली हम करने जा रहे हैं हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। रियल में एक एक की गिनती नहीं करेंगे, रियल में एक एक मेथड की गिनती नहीं करेंगे, लेकिन गिनती पूरी करेंगे। तो यह है इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। दिस चैप्टर मेनली डील्स विद अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, एंड इन दिस चैप्टर दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और इस चैप्टर में हम यही करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रियल में बिना एक एक चीज की काउंटिंग किए हाउ टू काउंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ थिंग्स आउट ऑफ गिवन थिंग्स। कॉपी करो। तो ये हो गया चैप्टर का ओवरव्यू। आप ध्यान देखेंगे, अब इस चैप्टर में मुझे आपको सिखाना है, क्या सिखाना है? मुझे आपको सिखाना है हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। रियल में हमको गिनती करनी है अरेंजमेंट की, रियल में हमको गिनती करनी है सिलेक्शन की, लेकिन हम एक एक करके बना बना के गिनती करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कैसे फास्टर काउंट करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक थ्योरम पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यही है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो एकलौती चीज इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है और जिसको बार बार लगाकर, जिसको बार बार अप्लाई कर कर हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा चैप्टर करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ध्यान से सुनना, क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? आइए आपको समझाऊं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है इफ फर्स्ट वर्क, ध्यान दीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन एम वेज, अगर पहला वर्क एम तरीके से किया जा सकता है, एंड आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट वर्क, और पहला काम खत्म कर लेने के बाद द सेकेंड वर्क कैन बी डन इन एन वेज, और पहला काम खत्म कर लेने के बाद दूसरा काम एन तरीके से किया जा सकता है। पहला काम एम तरीके से, ध्यान रखना दूसरा काम कितने तरीके से किया जा सकता है इसकी गिनती हम लोग पहला काम खत्म कर लेने के बाद करते हैं। पहला काम हमने किया, पहले काम को करने के एम तरीके हैं, फिर पहला काम हमने कर डाला, कर लिया, पहला काम खत्म कर लेने के बाद, पहला काम फिनिश कर लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरे काम को करने के कितने तरीके हैं। तो पहला काम फिनिश कर लेने के बाद दूसरे काम को करने के एन तरीके हैं। इन एन वेज, कैन बी डन इन एन वेज, देन बोथ वर्क्स कैन बी डन इन टोटल एम इंटू एन वेज। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि अगर एक काम को करने के एम तरीके हैं, दूसरे काम को करने के एन तरीके हैं, तो दोनों काम को एक साथ में करने के टोटल एम इंटू एन तरीके हैं। लेकिन तरीकों की गिनती एक काम को खत्म कर लेने के बाद ही की जाती है। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा छोटे 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 एग्जाम्पल से समझाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन छोटे छोटे एग्जाम्पल की ओर ध्यान दें। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कोई विशेष नहीं है। पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मान लीजिए ए सिटी है, ये बी सिटी है और ये सी सिटी है। ए से बी सिटी जाने के 3 रास्ते हैं, 3 अलग अलग पाथ्स हैं, और बी से सी सिटी जाने के 4 अलग अलग रास्ते हैं, 4 अलग अलग पाथ हैं। ठीक है। अब कोई आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है,
छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं, ध्यान देखिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो टोटल काम है उसको छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हर वर्क को करने के कितने तरीके हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ए से सी जाने के टोटल कितने रास्ते हैं। अब ए से सी जाने की जो प्रक्रिया है वो दो टुकड़ों में होगी, ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे। तो ए से बी जाने के इस काम को करने के 3 तरीके और ये काम खत्म कर लेने के बाद जब आप बी पर पहुंच चुके हैं तो बी से सी जाने के फिर 4 तरीके, टोटल ए से सी जाने के 12 तरीके हैं। अच्छा, आप इसकी गिनती भी कर सकते हैं, देखो कैसे। मान लो इन रास्तों की नंबरिंग कर दें 1 2 3 और इन रास्तों की नंबरिंग कर दें 4 5 6 7, तो 1 4 1 5 1 6 1 7, क्योंकि 1 अगर आप रास्ता चुनते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे 4 रास्ते हैं। 2 रास्ता चुनते हैं तो 2 4 2 5 2 6 2 7, 2 रास्ता चुनते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे 4 रास्ते। 3 रास्ता चुनते हैं 3 4 3 5 3 6 3 7। पहले काम को करने के हर एक तरीके के लिए या पहले काम को खत्म करने के हर एक तरीके के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे काम को करने के 4 तरीके हैं। अगर आप इसमें इस तरीके से 1 रास्ते से जाते हैं तो 1 4 1 5 1 6 1 7। अगर 2 रास्ते से जाते हैं 2 4 2 5 2 6 2 7। 3 रास्ते से जाते हैं 3 4 3 5 3 6 3 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वे of first work there are 4 ways of doing of second work. So total ways of doing total work will be number of ways of first work multiplied by number of ways of second work. यू समझाएं कि 3 डब्बे पड़े हैं और हर डब्बे में 4 चॉकलेट हैं, तो कुल कितनी चॉकलेट? 4 × 3 12 चॉकलेट। वैसे ही हर डब्बे में 4 चॉकलेट है। ए से बी जाने के हर रास्ते के लिए हमारे पास आगे 4 ऑप्शन है। तो ए से बी के लिए पहले रास्ते के लिए भी 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन और ए से बी के लिए खुद 3 ऑप्शन। तो कुल मिला के कितने ऑप्शन? 3 × 4 12 ऑप्शन। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि पहले काम को करने के m तरीके हैं और पहले काम के हर तरीके के लिए, पहले काम को आप किसी भी तरीके से करें उसके हर तरीके के लिए दूसरे काम को करने के n तरीके हैं। कुल मिला के रूम के अंदर m डब्बे पड़े हैं और हर डब्बे के अंदर n चॉकलेटें हैं, तो टोटल चॉकलेटें m × n। वही है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वर्क कैन बी डन m × n। पहले को काम करने के m तरीके हैं और पहले काम को खत्म कर लेने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे काम को करने के n तरीके हैं। तो दोनों कामों को एक के बाद एक करने के कितने तरीके? m × n। आइए थोड़ा सा खेलते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार से कोई व्यक्ति ए से सी जा सकता है और वापस ए आ सकता है। अब देखो गेम लंबा हो गया, उसको ए से सी जाना है, सी से ए वापस आना है, ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए, ऐसे ही चलेगा। तो ए से बी जाने के भैया 3 तरीके, अच्छा बी से सी जाने के 4 तरीके, अब सी पर पहुंच चुका है लौटानी, सी से बी लौटने के फिर 4 तरीके, अरे रोड तो वही है, और बी से ए लौटने के फिर 3 तरीके। टोटल इतने तरीकों से एक व्यक्ति, यानी अगर देखें 12 टोटल 144 वेज। दिस इज हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। गिनती नहीं कर रहे फिर भी गिन रहे हैं। टोटल 144 तरीकों से एक व्यक्ति ए से सी जा सकता है और सी से ए वापस आ सकता है। अच्छा चलिए थोड़ा सा और खेलते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार से एक आदमी ए से सी जाए और वापस आ जाए विदाउट यूजिंग सेम रोड मोर देन वंस। एक रोड को एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना। हो सकता है उसके दुश्मन घात लगाए बैठे हों, इसलिए जिस रोड को यूज कर ले रहा है दोबारा यूज नहीं कर रहा। तो एक व्यक्ति को ए से सी जाना है, सी से वापस आना है, कंडीशन लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दी, दिमाग चलाना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग सेम रोड मोर देन वंस, एक रोड को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अच्छा बात करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, कोई एक रास्ता आपने यूज किया होगा। मान लेते हैं रंगों का इस्तेमाल करते हैं, मान लो आपने ये रास्ता यूज कर लिया, फिर आप बी पर पहुंच चुके हैं, अभी सारे रास्ते अनयूज्ड हैं। बी से सी जाने के 4 रास्ते हैं, इनटू मान लीजिए कोई एक रास्ता यूज कर लिया, मान लीजिए ये रास्ता यूज कर लिया आपने।
अब आप सी पर पहुंच चुके हैं। जब ए से बी गए होंगे तो कोई ना कोई एक रास्ता यूज किया होगा, और बी से सी गए हैं तो भी कोई ना कोई एक रास्ता यूज किया होगा। अब आप लौटने की सोच रहे हैं, तो सी से बी लौटने के अब 3 ही रास्ते हैं, 4 नहीं रह गए। क्यों 3 ही रास्ते क्यों रह गए? क्योंकि जो रास्ता आपने इस्तेमाल कर लिया है उस रास्ते को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। अब बी पहुंच गए, अब बी से जान डालते कि भाई 2 ही रास्ते हैं। 2 रास्ते क्यों हैं? क्योंकि जिस रास्ते को इस्तेमाल कर लिया उसको इस्तेमाल नहीं करना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझाते हैं। एक और क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप बताओ, आखिरी वाला तुम बताओ मुझे, तुम ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? कोई ना कोई एक रास्ता आपने पकड़ा होगा, तभी आप ए से बी पहुंचे होंगे। बोलो हां, है ना? अच्छा, बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं? कोई ना कोई एक रास्ता पकड़ा होगा। अब जिस रास्ते को एक बार इस्तेमाल कर लिया उस रास्ते को दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है। अब बताओ सी से बी लौटने के कितने रास्ते हैं? 3 ही क्यों हैं? जिसको यूज कर लिया उसको दोबारा से यूज नहीं करना है। अब बी से ए लौटने के कितने रास्ते हैं? क्यों 2 क्यों हैं? 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार। एक एग्जामिनेशन में सुनना है ध्यान से, ये छोटे छोटे शुरुआती चुटकुले हैं। एक एग्जामिनेशन में गिवन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, each with 4 alternatives with only one alternative correct। 5 सवाल दिए गए हैं, हर सवाल के 4 ऑप्शन है ABCD, लेकिन चारों में से केवल कोई एक ही ऑप्शन सही है। चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन हाउ मैनी वेज कैन द आंसर शीट बी फिल्ड सो दैट, पूछा जा रहा है कितने प्रकार से आंसर शीट भरी जा सकती है, सो दैट ऑल क्वेश्चंस गो रॉन्ग। कितने प्रकार से आंसर शीट भरी जा सकती है कि 5 के 5 सवाल गलत हो जाए। सोचो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें। पहले क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन ABCD, दूसरे के भी 4 ऑप्शन ABCD, तीसरे के भी 4 ऑप्शन ABCD, चौथे के भी 4 ऑप्शन ABCD, 5वें के भी 4 ऑप्शन ABCD। इतना बनाना नहीं है, शुरुआत में बना रहा हूं। अब हर एक का केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले क्वेश्चन को सही करने के कितने तरीके हैं? भैया पहले क्वेश्चन को सही करने का एक ही तरीका है कि सही ऑप्शन भरो। लेकिन पहले क्वेश्चन को गलत करने के कितने तरीके हैं? पहले क्वेश्चन को गलत करने के 3 तरीके हैं। मान लो पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन है A, तो आप B भर दीजिए तो भी गलत, C भर दीजिए तो भी गलत, D भर दीजिए तो भी गलत, BCD कुछ भी भर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन को सही करने के कितने तरीके हैं? दूसरे क्वेश्चन को भी सही करने का एक ही तरीका है, और गलत करने के 3। तीसरे क्वेश्चन, भाई हर कोई भी क्वेश्चन ले लो, उसको सही करने का एक तरीका है, लेकिन गलत करने के 3 तरीके। इस बार हमसे पूछा जा रहा है कि सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, पहला भी गलत हो जाए, दूसरा भी गलत हो जाए, तीसरा भी गलत हो जाए, चौथा भी गलत हो जाए, 5वां भी गलत हो जाए, यानी 5 के 5 क्वेश्चन गलत करने के टोटल तरीके हैं 3 की पावर 5 वेज। क्योंकि हर सवाल को गलत करने के 3 तरीके हैं। पहले को गलत करने के 3, दूसरे को गलत करने के 3, तीसरे को गलत करने के 3, चौथे को गलत करने के 3 और 5 को गलत करने के भी 3। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? अरे हाँ बोलो। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं
ऑल क्वेश्चंस गो राइट, सारे के सारे सवाल सही हो जाएं। तो सारे के सारे सवाल सही करने का एक ही तरीका है कि पहले का भी सही ऑप्शन भरो, दूसरे का भी सही ऑप्शन भरो, तीसरे का भी सही ऑप्शन भरो, चौथे का भी सही ऑप्शन भरो और पांचवे का भी सही ऑप्शन भरो। तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन गलत करने के 3 की पावर 5 तरीके हैं और सारे क्वेश्चन सही करने के एक ही तरीका है। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को? कॉपी करिए। आइए थोड़ा सा खेलते हैं, अभी तो शुरुआत ही की है। इसी क्वेश्चन को लेते हैं विद ओनली वन चॉइस करेक्ट के बजाय इसको मल्टीपल चॉइस करेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन को ही करना है इफ, प्रीवियस क्वेश्चन को ही करना है इफ मल्टीपल चॉइस करेक्ट। अब सोचिए जरा, अगर मल्टीपल चॉइस करेक्ट है तो केवल एक भी सही हो सकता है, केवल दो भी सही हो सकता है, केवल तीन भी सही हो सकता है चार के चारों सही हो जाएं। तो इसमें आंसर मार्क करने के कितने तरीके हैं? अगर इसके अंदर मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज टू मार्क आंसर ऑफ एनी वन क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर मार्क करने के कितने तरीके होंगे? चार में से कोई एक टिक कर दो, या चार में से कोई दो टिक कर दो, या चार में से कोई तीन टिक कर दो, या चार के चारों टिक कर दो, यानी 2 की पावर 4 माइनस 1। इसके अंदर किसी भी क्वेश्चन के आंसर टिक करने के 15 तरीके होंगे, जबकि सिंगल चॉइस करेक्ट में 4 ही तरीके होते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस करेक्ट में किसी भी आंसर भरने के 15 तरीके होंगे। अगर इसके अंदर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल क्वेश्चन गो रॉन्ग, कितने तरीके, सारे सवाल गलत हो सकते हैं। अरे उसके आंसर भरने के 15 तरीके हैं, लेकिन सही तो उनमें से कोई एक ही होगा। यानी इस केस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को गलत करने के 14 तरीके होंगे और सही करने का एक। तो अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल क्वेश्चन गो रॉन्ग, सारे के सारे गलत हो जाएं, तो पहले को भी गलत करने के 14 तरीके, दूसरे को भी गलत करने के 14, तीसरे के लिए भी 14, चौथे के लिए भी 14, पांचवे के लिए भी 14, इस बार पिटाई खाने के 14 की पावर 5 तरीके। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल क्वेश्चन गो राइट, सारे सही हो जाएं, तो भाई साहब पहले को सही करने का भी एक तरीका, दूसरे को सही करने का भी एक, तीसरे का भी एक, चौथे का भी एक, पांचवे का भी एक। जीवन में हमेशा गलत काम करने के ज्यादा तरीके होते हैं और सही काम करने के हमेशा कम तरीके। तो अगर मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है तो किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देने के, जवाब देने के 15 तरीके होंगे। सारे के सारे सवाल गलत करने के 14 की पावर 5 तरीके होंगे और सारे के सारे सही करने के 1 into 1 into 1 into 1 तरीके, यानी एक तरीका। कॉपी करिए। अच्छा, एक और बारीकी समझ लो इसको, इधर देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब सोचो आप इसका उत्तर भरते हो, तो इसका उत्तर भरने के कितने तरीके हैं? या तो केवल किसी एक ऑप्शन को भरो, यानी ए या बी या सी या डी, या कोई दो ऑप्शन को भरो, ए बी ए सी ए डी, या बी सी बी डी सी डी, या किसी 3 ऑप्शन को भरोगे, ए बी सी बी सी डी सी डी ए। अरे हाँ, सी डी ए डी ए बी, ये चारों भर दोगे, ए बी सी डी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कोई, तो उसका आंसर इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, या तो केवल कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। नाम का मल्टीपल चॉइस है लेकिन है रियल में सिंगल चॉइस। या हो सकता है ए बी सही ऑप्शन हो, कोई कॉम्बिनेशन बी सी हो, ए सी हो, ए डी हो, या ए बी सी सही हो, बी सी डी सही हो, या चार के चारों सही हो। तो अगर हम इस बात की बात करें कि पहले प्रश्न के उत्तर भरने के
या पहले प्रश्न के उत्तर होने के कितने तरीके हैं? तो 15 तरीके हैं। हो सकता है केवल ए सही हो सकता है केवल बी सही हो सकता है केवल सी सही हो सकता है केवल डी सही हो सकता है ए बी सही हो सकता है बी सी सही हो सकता है सी डी सही हो सकता है ए बी सी सही हो। तो पहले प्रश्न के उत्तर देने के 15 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसको मैंने 4C से यहां बताया है। 4C1 मतलब 4 में से कोई एक चुनने का तरीका। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये पकड़ लीजिए अभी। 4C2 मतलब 4 में से कोई 2 चुनने के तरीके। 4C3 4 में से 3 चुनने के तरीके। अब ये 4C3 कैसे 3 चुनने के तरीके दे रहा है मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी रुक के। 4C4 तो आप तो काउंटिंग कर लीजिए कि अगर मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन है और एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, तो अगर मैं ऑप्शन भरना चाहता हूं तो ऑप्शन भरने के कितने तरीके हैं? या तो कोई एक भरूं या 2 भरूं या 3 भरूं या चारों भर दूं। तो ऑप्शन भरने के कुल मिला के 15 तरीके हैं। अगर NCR समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए। पहले बताइए ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि इसकी वैल्यू यही आती है, तो मैथमेटिक्स है, तो लॉजिक नहीं है, लॉजिक यहां है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो ध्यान से। भरने के तरीके 15 हैं, लेकिन सही तो उनमें से केवल कोई एक ही होगा, या तो ए बी होगा या AC होगा, एक ज्यादा सही थोड़ी होगा। यानी अगर पहले क्वेश्चन के आंसर भरने के 15 तरीके हैं, तो पहले सवाल को गलत करने के कितने तरीके हैं? 14, क्योंकि इनमें से कोई एक सही होगा तो बाकी 14 के 14 गलत। तो पहले सवाल को गलत करने के 14 तरीके, दूसरे सवाल गलत करने के भी 14 हैं, तीसरे को भी 14 है। तो 5 के पांचों गलत करने के 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 5 टाइम्स। और अगर मैं बोलूं 5 के पांचों सही कर दे, तो 5 के पांचों सही करने का एक ही तरीका है कि पहले को भी सही भरें, दूसरे को भी सही, तीसरे को भी सही, चौथे को भी सही और पांचवें को भी सही। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, आप एक मिनट रुको और आगे बढ़ते हैं जरा सा। अभी आपके एग्जाम पर ही चल रहे हैं। आइए मान लो अपन को दिए गए गिवन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से सुनना है। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहां पर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए गए हैं, तो या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वेज टू फिल अप द आंसर शीट, टोटल तरीके आंसर शीट भरने के 2 की पावर 10। कैसे भैया? पहले क्वेश्चन को भरने के भी 2 तरीके, दूसरे क्वेश्चन को भरने के भी 2 तरीके। पहले क्वेश्चन को भरने के 2 तरीके कैसे? या तो ट्रू भर दो या फॉल्स भर दो। मान लो आप कोई प्रिपरेशन नहीं करके आए हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो टोटल आंसर शीट भरने के कितने तरीके? 2 की पावर 10 तरीके। पहले क्वेश्चन को भी भरने के 2 तरीके, ट्रू भर या फॉल्स भर। जब पहला क्वेश्चन भर लिया, पहला क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, दूसरे चीज को, दूसरे वर्ग को करने के तरीके देखने हैं पहला वर्ग खत्म कर लेने के बाद। अब आपने पहले में ट्रू या फॉल्स को ही भर दिया, तो दूसरे को भरने के फिर 2 तरीके, तो दूसरे को भरने के 2 तरीके, 10वें को भरने के 2 तरीके। तो टोटल आंसर शीट आंख बंद करके भर करके आने के तरीके 2 की पावर 10। क्या ये समझ में आया? अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ बैठूं कि टोटल वेज ऑफ फिलिंग सो दैट ऑल क्वेश्चन गो रॉन्ग, कितने प्रकार से हम आंसर शीट भरें कि 10 के 10 गलत हो जाएं। अब यहां पर क्या है? ट्रू फॉल्स है। हाँ, ट्रू फॉल्स है, तो या तो सही करने का भी एक ही तरीका है और गलत करने का भी एक ही तरीका है। तो यहां पर पहले को भी गलत कर दो, दूसरे को भी गलत कर दो, तीसरे को भी गलत कर दो, 10वें को भी गलत कर दो, 1। और अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं टोटल वेज सो दैट ऑल क्वेश्चन गो राइट, सारे के सारे सही हो जाएं, तो पहले को भी सही करने का एक ही तरीका, दूसरे को भी सही करने का एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका 1। देखो, अब जैसे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपके पास हर क्वेश्चन के साथ 2 ही चॉइस है, लेकिन मल्टीपल चॉइस है तो हर क्वेश्चन के साथ 15 चॉइस है भरने की। अगर सिंगल चॉइस है, जो यहां पर अपन ने पहले कवर किया, तो हर क्वेश्चन के साथ 4 ही चॉइस है। जब 4 ही चॉइस हैं, 3 तरीके गलत, 1 तरीका सही। जब 15 चॉइस हैं,
तो 14 तरीके गलत, एक तरीका सही। और जब हर क्वेश्चन के अंदर 2 ही चॉइस हैं तो एक गलत और एक सही। कॉपी करिए, हाँ बोलिए, सुनेंगे सब लोग बिल्कुल ध्यान से। अब जो है ना, अब मैं आगे बढ़ूंगा और अब धीरे धीरे हम सब्जेक्ट को डेवलप करेंगे। यही हमारा काम है, स्लोली स्लोली सब्जेक्ट को डेवलप करना। अब सुनना है बहुत ज्यादा ध्यान से। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा थोड़ा थ्योरी बनाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक झंडा है, हमें एक झंडा रेडी करना है और इस झंडे में 4 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 या 5 स्ट्रिप कर लेते हैं। इस झंडे में 5 स्ट्रिप हैं और हर स्ट्रिप में कोई ना कोई कलर भरना ही भरना है, कोई स्ट्रिप छोड़नी नहीं है। 5 स्ट्रिप का झंडा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 5 स्ट्रिप का झंडा है और 4 कलर्स अवेलेबल है। कोई से भी कलर ले लो, डजंट मैटर, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, कोई भी कलर लीजिए, डजंट मैटर। और हर स्ट्रिप में कलर भरनी है, कोई स्ट्रिप खाली नहीं छोड़नी, हर स्ट्रिप में कलर भरनी है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, टोटल कितने झंडे बना सकते हो भैया, तो पहली स्ट्रिप को भी भरने के 4 तरीके, बोलो हाँ। दूसरी स्ट्रिप को भी भरने के 4 तरीके, बोलो हाँ। तीसरी स्ट्रिप को भरने के भी 4 तरीके, बोलो हाँ। चौथी स्ट्रिप को भरने के भी 4 तरीके, बोलो हाँ। और 5वीं स्ट्रिप को भरने के भी 4 तरीके, बोलो हाँ। टोटल नंबर, अगर 4 अलग अलग रंग हैं और हमको हर स्ट्रिप में रंग भरना ही भरना है, तो टोटल हम कितने झंडे तैयार कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर 4 raised power 5 डिफरेंट फ्लैग्स, बोलिए हाँ। यहीं पर अगर मैं कंडीशन लगा दूं, यहीं पर मैं कंडीशन लगा दूं कि नंबर ऑफ फ्लैग्स इन विच नो 2 consecutive strips have same color, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिप का सेम कलर ना हो। अब की बार कितने झंडे बनेंगे आप सुनो, किसी भी लगातार 2 स्ट्रिप का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर पहली स्ट्रिप को भर रहे हैं तो पहली स्ट्रिप को भरने के 4 तरीके हैं, कोई भी कलर भर दीजिए आप। अब आपने जो कलर यहां भर दिया, मान लो येलो भर दिया, अब येलो यहां नहीं भरना, तो दूसरी स्ट्रिप को भरने कितने तरीके हैं? 3। मैंने फंडामेंटल डेफिनेशन में लिखाया था कि दूसरे काम को करने के तरीके पहले काम को खत्म कर लेने के बाद ही गिनने हैं। तो आप पहला काम करिए, आराम से सोचिए, सिस्टमैटिक सोचिए, धीरे धीरे सोचिए, एक एक करके सोचिए। अब हमको क्या करना है? ऐसे झंडे बनाने हैं जिसमें लगातार 2 स्ट्रिप के सेम कलर ना हो। तो हमें कोने से शुरू करते हैं। यार अभी 4 कलर है, पहली स्ट्रिप भरनी है, कोई भर दो, तो पहली स्ट्रिप भरने के 4 तरीके। कोई एक ना एक कलर आपने यहां यूज कर लिया, और दूसरी स्ट्रिप को भरने के 3 तरीके। पहली स्ट्रिप को भरने के 4 तरीके हैं, दूसरी स्ट्रिप को भरने के 3 तरीके, तीसरी स्ट्रिप को भरने के फिर 3 तरीके। क्योंकि जो कलर आपने यहां पर इस्तेमाल किया है उस कलर को छोड़कर आप कोई भी 3 कलर यहां भर सकते हैं। चौथी स्ट्रिप को भरने के फिर 3 तरीके, पिछली स्ट्रिप का कलर छोड़कर कुछ भी भर दीजिए। और 5वीं स्ट्रिप भरने के फिर 3 तरीके, इस स्ट्रिप को छोड़कर कोई भी कलर भर दीजिए। तो 4 × 3 × 3 × 3 इतने झंडे बनाए जा सकते हैं जिसमें किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिप्स के सेम कलर नहीं होंगे। ध्यान दें, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? एक कोने से सोचना है, सिस्टमेटिकली सोचना है। कॉपी करिए। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी 2 लगातार, जैसे मेरी बात सुनिए, मान लें येलो भर दिया, बोलो हाँ। अब येलो छोड़कर यहां कोई भी भर दे, तो येलो छोड़कर कितने कलर है तेरे पास? तो मान लो यहां ब्लू भर दिया। अब ब्लू छोड़कर यहां कोई भी भर, ब्लू छोड़कर कितने कलर है तेरे पास? 3। मान लो रेड भर दिया, तो रेड छोड़कर कोई भी भर। पिछली स्ट्रिप में कोई ना कोई एक कलर भरा है, उसको छोड़कर नेक्स्ट स्ट्रिप भरने के हमेशा 3 तरीके होंगे। कॉपी करिए।